तो आज हम लोग एनएलएम स्टार्ट करने जा रहे हैं और एनएलएम एंड फ्रिक्शन दोनों हम लोग साथ में निपटाएंगे। एनएलएम एंड फ्रिक्शन, सबसे पहले हम लोग एनएलएम देखेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद फिर इसके डेप्थ कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। तो एनएलएम एंड फ्रिक्शन दोनों साथ में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस पे एक फोर्स एक्स्ट्रा लग जाता है फ्रिक्शन में और एनएलएम में एक फोर्स कम लगता है और कुछ नहीं। चलो, तो इसमें बेसिक बातें मैं नहीं करूंगा कि हाँ कितने तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं और तुम्हारे क्या होते हैं फंडामेंटल फोर्स की अगर मैं बात करूं, ये सब तब बताया मालूम नहीं है जाता है। वैसे। हाँ। तो वैसे नहीं, मालूम नहीं है नाम से। नेचर में टोटल चार तरह के फोर्सेस हैं फंडामेंटल। एक तो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है न्यूक्लियर फोर्स, चौथा है तुम्हारा वीक फोर्स। ठीक है, ये इतने तरह के मैग्नीट्यूड टोटल। का क्या बोल रहे हो? मैग्नीट्यूड सबका सबसे ज्यादा ऑर्डर क्या है सर मैग्नीट्यूड का अब चारों में? बता रहा हूँ ना, रुको तो सही। मुझे लगा इसको स्किप कर दूंगा मैं। तुम इसी में अटक गए। क्योंकि देखो ये सब उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जिनको भी जस्ट जस्ट अभी आया एनएलएम, ये वो क्या होता है नहीं होता है फोर्सेस के तो बारे मैंने में। एचसीबी में ये वाला चीज स्किप किया था। रिपीट करते हो ना तुम लोग, तो रिपीट करो तो तुम्हें क्वेश्चन करने के लिए आना चाहिए बस। और कितने फंडामेंटल फोर्सेस है, इससे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक अलग ही चैप्टर है, वो अलग से क्वेश्चन कराया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी एक अलग चैप्टर है, क्वेश्चन कराया जाता है। न्यूक्लियर फोर्स हमारे चैप्टर में है नहीं, वीक फोर्स हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो सही है। बेसिकली ये दोनों न्यूक्लियर फोर्सेस को स्टडी नहीं करना है हम लोग को। सर, न्यूक्लियर फोर्स तो है अरे स्टडी नहीं करना है ना, है न्यूक्लियर ना फोर्स सर नाम उसमें? का है कि न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है। बाइंडिंग एनर्जीज वगैरह में आते मॉडर्न में होंगे। तो है। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी में बस इतना सा काम आता है कि हाँ वो बाइंड करके रखता है। फोर्स कैलकुलेट करते हैं क्या हम लोग न्यूक्लियर फोर्स? नहीं। फिर ओके ओके ओके। नहीं करते हैं हम लोग। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बस इतना सा जानना है कि ये जो है दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के इसके दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगते हैं। ये जो फोर्सेस है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगते हैं, या तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। और ये तीन जो हैं डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स के मतलब आसपास में अगर होंगे तो फोर्स लग सकते हैं। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है काफी स्ट्रांग फोर्स होता है, लेकिन तभी एक्ट करता है अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा कम हो। इनफैक्ट अगर फेमरियन में होगा, अगर एंगस्ट्रॉम भी जाता है तो भी वीक हो जाता है। ठीक है, तो 10⁻⁻15 के आसपास में होंगे डिस्टेंस, तभी जा करके ये फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि चार्जेस पार्टिकल है कि नहीं है। वीक फोर्स किसी भी दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स किसी भी एलिमेंट में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं तो फ्यूजन फिजन रिएक्शन कराने के लिए। हमारे सिलेबस में ये भी नहीं है ना ही ये है। बस इतना सा ही जानना होता है कि हाँ ये क्या है, वीक फोर्स किसी भी दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं। न्यूक्लियर फोर्स किसी भी दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसमें दो चीज आ गया, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स। तो ये दोनों चीज हम लोग तो ट्वेल्थ में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि किसी किसी जगह पे 11 चैप्टर में देता है, किसी किसी में ट्वेल्थ में। हम लोग 12 चैप्टर में पढ़ते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट के बाद जस्ट ये चीज आता है, और इसलिए क्योंकि इसके फॉर्मूलेज लगभग सारे सेम होते हैं इलेक्ट्रोस्टैट के फॉर्मूले के जैसे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? किसी भी दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स, उसका वैल्यू होता है G m1 m2/r²। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये सब फंडामेंटल फोर्सेस है नेचर में। ये सारे फोर्सेस हैं जो कि सेंट्रल फोर्सेस है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ये सब बता के क्या करना है तुम्हें, कोई जरूरत नहीं है जानने की। आगे चलते हैं हम सॉरी लोग। सर। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, पूछ लो, जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हो। मैं तुम्हें ब्लैक होल के अंदर भी फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ, कैसे तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, इनवैलिड होता है नहीं, कोई स्मॉलर। फिजिक्स का लॉ नहीं है सर। कोई नहीं फिजिक्स नहीं का नहीं, नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स इवेंट वहाँ, हॉराइजन के आगे कोई नहीं हो सकता। ग्रेविटेशनल सर ये फोर्स उस एक जगह पे डिफाइन किया गया। इस बार जो नोबेल प्राइज मिला है वो इसी बात पे तो मिला है कि वो किस तरीके से ब्लैक होल के अंदर स्ट्रक्चर वगैरह, पहले सिंगुलरिटी आ जाती थी ना, तो डिफाइन ही नहीं कर हाँ, पाते थे।
तो ब्लैक होल के बारे में स्टडी किया है, दूसरा स्टार जो उसके चारों ओर रिवॉल्व करा था, उस पर काफी लंबा कैलकुलेशन किया है, करने के बाद फिर उसने प्रूव करा है, तो यहाँ पे उसको नोबेल प्राइज मिला। खैर, तो क्या प्रूफ आज किया सर उसने? ब्लैक होल के बारे में प्रूव करा है उसने, क्या है, किस तरीके से फोर्सेस वगैरह एक्ट करते हैं और किस तरीके से उसका रिवॉल्यूशन होता है। डिटेल्स में भी नहीं जाते हैं, अपन सब्जेक्ट से भटक रहे हैं। ध्यान दो इधर। ये सब चीजें काफी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है ना। मेरे को अच्छा लगता है सर, हाँ, बहुत मुझे भी मजा अच्छा आता सर है पढ़ने लगता बाद है। में। में आपको कभी फ्री टाइम होगा तो डिस्कस कर सकते हैं ये। हाँ, फ्री टाइम में करो। लेकिन तुम्हारा फ्री टाइम इस साल तो नहीं है। हाँ कितने भाई, महीने बचे आएगा हुए हैं। तो हाँ, करना साथ शायद। कॉलेज में जाके करना है। देखता हूँ उस सर हाँ। समय मैं कितना इंटरेस्ट रहता है। सर मेरे को तो हरदम से बुक पढ़ रहा हूँ सर इस पे। अच्छा, है ना, काफी बुक्स हैं इस पे तो। सर स्टीफन हॉकिंग की। अरे चलो यार, अब सर फिर आगे से बढ़ते फिर सर। से चल रहे हैं। हाँ, तो ये हमारे डिफरेंट तरह के फोर्सेस हो गए, फंडामेंटल फोर्सेस। इन फंडामेंटल फोर्सेस को दो तरीके से अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। एक तो होता है फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स फील्ड फोर्स मतलब कि कोई एक ऐसा पार्टिकल या फिर जो अपने आसपास में एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, और उस फील्ड में कोई भी पार्टिकल आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ये फील्ड फोर्स क्रिएट करता है। और ये फील्ड फोर्स से कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक मास रखा गया तो एक फील्ड क्रिएट किया है। और सेम वे में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं फील्ड फोर्सेस के। ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएंगे तो इसमें फोर्सेस लगेंगे। दूसरा होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है कॉन्टैक्ट में आने के कारण से लगते हैं, अगर कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। जैसे कि नॉर्मल, अगर कोई भी दो बॉडी कांटेक्ट में आया तो इस पे ऊपर नॉर्मल लगेगा, लेकिन अगर कांटेक्ट ही नहीं है, हवा में रखे हो तुम, तो नॉर्मल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फ्रिक्शन कैसा है? कांटेक्ट फोर्स है। ये भी तभी आएगा जब कांटेक्ट में बॉडी आएगा, ये आगे की डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में जाएगा। ये सारे कांटेक्ट फोर्स हो गए। तो ये एग्जांपल दे दिया, नॉर्मल हो गए, फ्रिक्शन हो गया, टेंशन हो गया, एटसेट्रा। जो भी कांटेक्ट में आएंगे तभी फोर्सेस लगेंगे। तो ये फोर्सेस को किस तरीके से क्लासिफाई करा मैंने, वो तुमने देख लिया। उसके बाद आता है हमारा सिस्टम। सिस्टम को डिफाइन करना आना चाहिए। कोई भी एक, दो, दो से ज्यादा पार्टिकल का कलेक्शन सिस्टम कहलाता है। तो सिस्टम के आउटसाइड जो चीजें होते हैं उसे हम लोग जनरली, तुम लोग इसमें थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में पढ़े होगे, सिस्टम और सराउंडिंग के नाम से जानते हैं ना। ये बाहर वाला चीज हो जाता है सराउंडिंग, और अंदर का पार्ट हो जाता है सिस्टम। लेकिन यहाँ पे हमें बस दो तरह की चीजें जानने की जरूरत होती है। अगर तुमने एक सिस्टम बनाया तो सिस्टम के अंदर लगने वाले फोर्सेस को हम लोग इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं, इंटरनल फोर्सेस। और बाहर से लगने वाले फोर्सेस को हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं। ये चीज हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। ये सिस्टम हो गया। एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है? अगर कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है या फिर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी भी सरफेस पे, या फिर किसी भी तरीके से किसी भी लोकेशन पे रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला सारा फोर्स दिखाना ही कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम। क्योंकि ऑब्जेक्ट अब फ्री हो चुका है, हर एक जगह से तुमने इसका कनेक्शन हटा दिया, और इस बॉडी का तुमने एक डायग्राम बनाया जिसमें सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट किया गया। तो इसे कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। एक चीज नोट करने वाली है, फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग कभी भी सूडो फोर्स नहीं दिखाते हैं। एक बार टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें सूडो फोर्स भी मेंशन किया गया था, लेकिन वो आंसर गलत होगा, क्योंकि सूडो फोर्स हम लोग एफबीडी में शो नहीं करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो सूडो फोर्स भी दिखाएंगे। हमें तो कैलकुलेशन करना है ना, यस वेक्टर तभी तो दिखेगा। सो सर, तो करते क्यों नहीं है सर शो हम लोग? दीज आर मतलब इमेजिनरी ऐसा रूल है? फोर्सेस, फॉल्स फोर्सेस। हाँ, रूल है, काइंड ऑफ ऐसा मान लो। सूडो ओके। फोर्सेस आर नॉट नॉट। shown in FBD।
ये अच्छा, हम चीज लोग हो गया। उसी फ्रेम में आके करते हैं मतलब। हाँ, हम लोग ग्राउंड के फ्रेम से ही हमेशा चीजों को देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, ग्राउंड के फ्रेम से। तो सूडो फोर्स तो किसी भी पर्टिकुलर दूसरे फ्रेम में जा करके लगता है। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशन क्या क्या है, मतलब लॉज है ना, लॉज ऑफ मोशन। पहला फर्स्ट लॉ, क्या है फर्स्ट लॉ, तुम्हें पता ही है। टेंथ कोई में भी पढ़ा था यार। क्या बात कर रहे हो, ये फर्स्ट लॉ याद नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मोशन करता रहेगा या फिर तब तक अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया नहीं जाए, हो। है ना। तो ये जो इनर्शिया। ऑब्जेक्ट है ये तब तक रेस्ट पे रहेगा या फिर ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से तब तक चलता जाएगा जब तक कि इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। तो इसे स्टेट बोला जाता है, दिस इज स्टेट, दिस इज स्टेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, या फिर ये स्टेट है। तो टोटल दो तरह के स्टेट को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, जो कि एक रेस्ट पे और एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो स्टेट तभी चेंज होगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा ऑब्जेक्ट बॉडी पे। तो सिंपल सा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नहीं, मैं एक चीज लिख रहा हूँ कि स्टेट तभी चेंज होगा जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, बराबर, सिंपल। और इस स्टेट को क्या बोला जाता है, इनर्शिया के नाम से डिफाइन किया जाता है। इनर्शिया होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के रेजिस्टेंस को इनर्शिया बोलते हैं। मान लो कि ये एक पत्थर है, स्टोन है, और एक बड़ा सा स्टोन है। इसको मूव करने के लिए और इसको मूव करने के लिए मुझे किस में ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में। इस सेकंड वाले में। हाँ, सेकंड वाले में। इसका मास काफ़ी ज़्यादा है, इसका मास बहुत ही छोटा है। सेकंड वाले में है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि सेकंड वाला का मास ज़्यादा है तो उसको मूव कराना है, तो मुझे उसमें ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बोल सकता हूँ इस मास के मूव करने की टेंडेंसी बहुत ही कम है, या फिर बोलो रेजिस्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी को इनर्शिया बोलते हैं। द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, या फिर रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट, टू चेंज रेजिस्टेंस। तो मतलब एक्चुअली बॉडी चाहता नहीं कि उसका स्टेट चेंज हो। हाँ, मतलब जहाँ पे रहना चाहता है उधर ही रहना चाहता हाँ, है। मोशन में तो मोशन में, रेस्ट पे तो रेस्ट। बिल्कुल। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। समझ में आया क्या? ज़्यादा यस सर। डेप्थ में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन क्योंकि नहीं पूछे जाते, इसीलिए मैं उतना ही कराता हूँ जितना ज़रूरत है तुम्हें जानने की। इनर्शिया हो गया, ये नो फर्स्ट लॉ हो प्रॉब्लम। गया। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है बताओ। F is equals to सर ma। लीनियर मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। देखो, क्या है? F is equals to ma ना, सिंपल सा। एफ इज इक्वल्स टू वो एम ए नहीं है, अगर तुम बोलोगे तो ये गलत है। डेराइव्ड है वो। हाँ, डेराइव्ड ओके। तुमने देखा है ना, है। एफ सब इज सेम इक्वल्स लग टू, रहा है, मेरे को लग रहा है। एफ इज इक्वल्स टू पत्थर वाला एम। एग्जांपल भी सर सेम लग रहा है। हाँ, चीजें क्या है, ये सब ऐसे एग्जाम्पल है जो इससे काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तो इसीलिए मैं ये सब एग्जाम्पल प्रिफर्ड रखता हूँ। तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए हमारा डिराइव्ड फार्मूला है, ये हमारा एनएलएम का फार्मूला नहीं है। तो एनएलएम का सेकंड लॉ क्या है, डेट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। लीनियर मोमेंट। और सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है के का वैल्यू हम लोग 1 लिख लेते हैं। तो एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी होता है। ये के बारे में उधर नहीं बताया मैंने, हाँ। ठीक है। या एक्चुअली क्या करते हैं, एफ इज इक्वल्स टू के डी पी बाई डी टी होगा, हम ऐसा एक कांस्टेंट डालते हैं और सिंप्लिसिटी करने के लिए के का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो हमारा ये इक्वेशन आता है, एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। तो दिस इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी सिस्टम, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी सिस्टम के बारे में हम लोग हमेशा बात कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है हम लोग सिस्टम के लिए भी लगा सकते हैं, एज वेल एज किसी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए भी लगा सकते हैं।
तो दोनों के लिए हमारा फॉर्मूला वैलिड है। तो F इज इक्वल्स टू एम ए कैसे आता है? F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन कैसे आता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे होता है dp बाय dt, F इज इक्वल्स टू dp बाय dt। और p क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम इज m इंटू वेलोसिटी। तो मैं इसके वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ यहाँ पे। F इज इक्वल्स टू d mv बाय dt, एंड इफ मास इज कांस्टेंट, if mass is constant, then only you can say that this will be like this, and F is equals to dv by dt क्या होता है? एक्सलरेशन होता है। so this will be F is equals to mass into acceleration। तो यहाँ पे एक कंडीशन डाला गया है कि मास हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। मास जनरली कांस्टेंट होता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल में बेस्ट वाला ले सकता हूँ, रॉकेट। ठीक है, क्योंकि लगाएंगे। रॉकेट, हाँ फ्यूल कम नहीं सर। हो जाता है। हाँ, हाँ, रॉकेट वाले हल्का में रॉकेट का हो क्या जाता मास। होता है कि इसके अंदर जो फ्यूल भरे होते हैं वो इतने स्पीड यस। से फेंक रहा होता है, तो इसको ऊपर की डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स मिलता है। और थ्रस्ट फोर्स के बारे में पता होगा कि सेंटर ऑफ मास में पढ़ते हैं। तो इसका फ्यूल कुछ टाइम के बाद कम होने लगेगा। तो इसका मास अगर था 100 केजी, तो कुछ टाइम के बाद 100 केजी से तो कम ही हो जाना है, बराबर। तो ऐसे केस के लिए हम लोग F इज इक्वल टू एम ए फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जरूर कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन ड्यूरेशन के सर लिए लगाना है तो ये फार्मूला हम लोग जरूर लगा सकते हैं, F इज इक्वल टू सर डी पी वेलोसिटी बाई भी डी टी। चेंज हो रही है ना रॉकेट के एक एक dt हाँ, सेकंड्स में, मतलब बिल्कुल। छोटे छोटे। हाँ हाँ, ओके। इसीलिए तो तो वेलोसिटी भी वेरिएबल है सर, मास भी वेरिएबल है, दोनों चीज एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है। वेरिएबल हो गया। तो फिर सर क्या कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट क्या है इसमें? वो हम लोग सेंटर ऑफ मास में देखेंगे। हम लोग सेंटर ऑफ मास सर में एक और है ना देखेंगे। एग्जाम, सैंड हाँ, और काट वाला सर, चलो वो भी दो। ठीक है यार। ये एक कार्ट या फिर बस है, ट्रक है, जो भी है, और ये v वेलोसिटी से आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, और इसके ऊपर कंटिन्यूसली सैंड गिरते जा रहा है। सैंड गिरते जा रहा है कंटिन्यूसली। तो इसका मास जो था ट्रक का पहले एम नॉट था। कुछ टाइम के बाद जब सैंड इतना सा गिर जाएगा, इसका मास बढ़ जाएगा। तो ये दोनों केस डिफरेंट है। इस केस में देखो मास जो है डिक्रीज कर रहा है सिस्टम का, और इस केस में सिस्टम का मास क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बोथ आर डिफरेंट केसेस, और दोनों में जो फोर्सेस लगेंगे वो अलग तरीके से लगेंगे, जो कि हम लोग सेंटर ऑफ मास में डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे। यस सर। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें ये भी मोमेंटम कंजर्वेशन भी हो जाता है। हमें पता है कि अगर मैं एफ एक्सटर्नल को जीरो कर लूँ किसी भी सिस्टम के लिए, एफ एक्सटर्नल को जीरो कर लूँ, इधर क्या हो जाएगा? डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू जीरो, और इसको मैं लिखूंगा डी पी इज इक्वल्स टू जीरो इंटीग्रेशन इनिशियल से लेकर के फाइनल। सो पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल हो जाएगा। इसको हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन बोलते हैं, यस सर। मोमेंटम कंजर्वेशन। और किसी किसी जगह पे तुम्हें ये भी बोला जा सकता है कि थर्ड लॉ जो है वो सेकंड लॉ से डिराइव किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो स्टेटमेंट ट्रू बोला जाएगा, बराबर। कि जो थर्ड लॉ है, जो हम लोग बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, वो अगर सेकेंड लॉ से डिराइव किया जा सकता है या नहीं, तो हम लोग बोलेंगे हाँ किया जा सकता है। वो कैसे? इस तरीके से, मान लो कोई भी दो सिस्टम है, और इस पे फोर्सेस लग रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्सेस लग रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो सारे इंटरनल फोर्सेस हो गए सिस्टम के अंदर। एक्सटर्नल फोर्सेस कितना है? जीरो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो मैं बोल रेफरेंस। सकता हूँ डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स पी वन प्लस ऑफ पी टू इनिशियल का इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू फाइनल का, है ना। तो ये हमें बताता है कि हाँ, मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा, इवन तुम्हारा इंटरनल फोर्सेस प्रेजेंट है तो भी, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सर एक चीज पूछना है सर, ये सिस्टम रिलेटेड पूछना है सर। सर हाँ। आपने मतलब इसमें ये दोनों मास को सिस्टम मान लिया, मतलब पूरा एरिया को हम्म। सिस्टम माना है, इसलिए इंटरनल फोर्स माना है, इसलिए वो कैंसिल आउट कर रहे हैं, यही मतलब आपने न्यूटन थर्ड लॉ को बोला है। तो मतलब अब सर देखो हम ना, लोग ये सिस्टम। ये इसको मैं कैसे बोलूंगा? पी वन जो है, पी वन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर पी वन का रेट ऑफ चेंज देखे तो वो क्या चीज है? एफ वन है। और पी टू का रेट ऑफ चेंज क्या है?
F2 है, आया ना। तो मैं इस जगह से वो भी तो लिख सकता हूँ इसको, ये है P1 फाइनल का और ये है P1 इनिशियल का। देखो इसको इस तरफ लेकर के आ जाओ, क्या माइनस में नहीं हो जा रहा है, P इनिशियल माइनस ऑफ P फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, ओके, बराबर। और सिस्टम नीचे का हो गया dt, वो तो। हाँ नीचे dt से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं F1 और F2, इधर F1 कर लो और इधर F2, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। सर अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर सपोज इस सिस्टम के अंदर ही फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता, तब भी क्या बोलते हैं तब वो भी, उसमें आ जाता है, मतलब कि हम्म, उसको इंटरनल फोर्स मान लेते हैं, हाँ फ्रिक्शन को हाँ भी हाँ, कुछ भी हो जाए। तब भी हम लोग इंटरनल फोर्स ही एज्यूम करते हैं। ओके, बस अपने रेफरेंस पे है वो चीज। हम्म, हम्म, चलो तो अच्छा। ये हमारा था सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ में क्या है कि तुम्हें पता है कि बोला गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और जो फोर्सेस लग रहे होते हैं, इसे हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। और क्या बोला जाता है, इफ देयर इज एन एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसे हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। तो दिस फोर्स विल बी कॉल्ड एज एक्शन एंड दिस विल बी कॉल्ड एज रिएक्शन। इसमें के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग जान लेते हैं। पहला, एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेस हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेगा। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता। ये दोनों फोर्सेस साइमल्टेनियसली लगते हैं, बोथ फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली। तो ये साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है, साइमल्टेनियसली का मतलब ये है कि अगर एक फोर्स लग रहा है तभी दूसरा फोर्स लगेगा, और ये फोर्स जैसे ही खत्म हो गया तो ये फोर्स भी लगना गायब हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लो कि एक ब्लॉक रखा हुआ है इस जगह पे, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल। तो इस mg और नॉर्मल को क्या मैं एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकता हूँ या नहीं, यस सर। बोल सकता हूँ या नहीं। यस सर, बोल इस सकते mg एंड नॉर्मल को एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बोल सकते हैं। तुम्हारा पहला पॉइंट हैं। ही गलत हो गया, क्यों, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर के होने के लिए दोनों फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए। डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अच्छा हाँ। तो फिर ये एन क्यों लग रहा है फिर सर? हाँ, फिर ये नॉर्मल फोर्स क्यों आ रहा है, मतलब बैलेंस का अब मैं मतलब एक साइमल्टेनियसली अपोजिट की बात कर रिएक्शन। रहा था ना, तो इधर देखो, बोथ फोर्सेस एक्ट्स साइमल्टेनियसली, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे है ना। हैं। तो साइमल्टेनियसली भी होना चाहिए और दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए। यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा है और जो mg लग रहा है सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल है। अपोजिट इन डायरेक्शन है, बिल्कुल है। हर एक जगह पे इतना ही बताते हैं कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, बिल्कुल, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। हर एक जगह पे इतना ही बता के छोड़ देते हैं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पता होना चाहिए। तीसरा भी पॉइंट मैं बता देता हूँ कि बोथ जो फोर्सेस होने चाहिए एक्शन रिएक्शन पेयर, बोथ मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, हम्म, will be of same nature। सेम नेचर का क्या मतलब है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा भी ग्रेविटेशनल होना चाहिए, एक कांटेक्ट है तो दूसरा भी कांटेक्ट होना चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ ये नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन पेयर कौन सा होगा। तो ये जो ब्लॉक है mg, अगर ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है तो इस पे mg फोर्स लग रहा होगा और नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा। तो अर्थ जो होगा, अर्थ के ऊपर भी तो ये नॉर्मल लगाएगा नीचे की डायरेक्शन में, और अर्थ के सेंटर ऑफ मास पे भी एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में mg। तो
तो यहाँ पे अब मुझे पता चला कि ये नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन पेयर है और ये mg का एक्शन रिएक्शन पेयर ये है। सिंपल सा सोचो ना, अगर मास m1 है और ये मास m2 है तो इस पे फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में और इस पे फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में। इन दोनों फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। F1 इज इक्वल टू एम जी एम वन जी m1 m2 और इस पर होता है ना। सर ये जो ब्लॉक का जो है उसका एक्शन रिएक्शन पेयर अर्थ के सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, एंड जो नॉर्मल का है उसका किस पे लग रहा है? अर्थ के सरफेस पे, क्योंकि सरफेस पे। अर्थ के सरफेस को भी तो पुश करेगा। अगर कोई ब्लॉक रखा होता है तो उसका एफबीडी कैसे बनाते हैं? हम लोग बोलते हैं कि नीचे लग रहा होगा mg, नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, और जो सरफेस है उस पे नॉर्मल नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। पुश तो करेगा अच्छा, ना? हाँ हाँ हाँ, समझा समझा, पुश उसका तो, उल्टा, हाँ हाँ समझा। पुश तो करेगा, क्योंकि ब्लॉक को पुश ऊपर की डायरेक्शन में कर रहा है तो ग्राउंड को पुश नीचे की डायरेक्शन में करेगा। चाहे वो हम्म। ग्राउंड हो, अर्थ हो, टेबल हो, कोई भी चीज हो, नॉर्मल तो दोनों पे लगता है। क्लियर है क्या? यस सर। हम्म। तो ये हो गया हमारा थर्ड लॉ। तो ये बेसिक से चीजें थे। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम पहले मैं बताता हूँ इक्विलिब्रियम क्या होता है। किसी भी सिस्टम या फिर किसी भी बॉडी को मैं इक्विलिब्रियम में तभी बोल सकता हूँ जब उस पर नेट फोर्स जीरो हो। और नेट फोर्स जीरो होने के लिए दो डायरेक्शन में फोर्सेस जीरो होने चाहिए। एक तो हमारा एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा और दूसरा वाई डायरेक्शन में भी जीरो। ऐसा नहीं कि एक्स डायरेक्शन में। तो अगर ये बॉडी रखा हुआ है और इसे मैं बोल रहा हूँ कि ये इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब कि इस बॉडी के ऊपर एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है? जीरो। क्लियर है क्या? बेसिक सा चीज। चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं, थ्योरी खत्म हो गया हमारा। अच्छा, थ्योरी खत्म हो। हाँ, और थ्योरी में है ही क्या, एनएलएम में थ्योरी इससे ज्यादा क्या होता है। बाकी बीच सर बीच आप में बोल जहाँ जहाँ रहे पे, थे कुछ फॉर्मूला है। हाँ तो फॉर्मूलेज है ना, स्प्रिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, ये अच्छा, आ फॉर्मूला ही गई। तो है। ये सब मतलब याद ही अभी पढ़ने की। हाँ वही सर और ना। वो पुली बोलो। वगैरह कहाँ पे आएगा? इसी में आते जाएंगे, पुलिस वगैरह इसी में आते हैं। अच्छा। लेकिन एनएलएम और फ्रिक्शन में हम लोग हमेशा एज्यूम करेंगे कि पुली हम्म, आर मासलेस, फ्रिक्शनलेस। ठीक है। हाँ हाँ, ओके। और स्ट्रिंग को हरदम स्ट्रेट मांगेंगे सर, ऐसा स्ट्रिंग हरदम स्ट्रेट रहेगा। स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट। स्ट्रेट हम स्ट्रिंग हमेशा इनएक्सटेंशिबल होगा, वो हाँ, वो टूटेगा बोलने का नहीं था। और उसका मतलब रस्सी का लेंथ चेंज नहीं हो सकता, ऐसा हम लोग हमेशा हाँ, एज्यूम करते हैं। और हमेशा स्ट्रिंग को यूज इलास्टिसिटी कर, नहीं आ सकता। हाँ स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो वो टाइट ही होगा ना, लूज होकर के क्या फायदा स्ट्रिंग लगाने का। एनएलएम ही बिगड़ जाएगा पूरा। हाँ। एक क्वेश्चन करेंगे वैसा यस सर, क्वेश्चन। जिसमें कि स्ट्रिंग लूज हो रहा हो। चलो ठीक है, करते हैं। हाँ, ओके। क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन बराबर। पहले ये क्वेश्चन कर लो। बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? पता होगा ये सब चीज सर तो। जी जी साइन बाई 30। 5। हाँ, तो इस जी बाई ब्लॉक के 5। ऊपर नीचे की डायरेक्शन में जो लगेगा वो mg लगेगा, और इस mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आता है mg साइन 37। तो हमेशा याद रखेंगे कि ये जो डायरेक्शन है, इधर इधर साइन आता है और ये वाला एंगल चूज करते हैं, और इस डायरेक्शन में हमेशा कॉस आता है। ये हमेशा याद रखना है। इधर आ जाएगा mg cos 37, ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो mg sin 37 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? g sin 37 और 10 sin 37 3/5 विच इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर हमारे पास 5 है, एक वेक्टर, शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, मतलब कैलकुलेशन फास्ट करने के वाला मैं तरीका बता रहा हूँ, और ये 37 है,
तो सोचो अगर तुम्हारे पास एक स्टिक है और इसको तुम रोटेट कर रहे हो ऐसे ऐसे करके, तो जैसे जैसे थीटा कम होते जाएगा इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो बढ़ने लगेगा। आया ना? थीटा कम होगा और कौन कंपोनेंट सा वाला वाई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा, हाँ हाँ, कॉस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन में है वाला ना? वो चीज़ है। अरे कॉस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन वैसे मत देखो, ये देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा ना, तो ये अच्छा, लेंथ है। परपेंडिकुलर जो वेक्टर इस जगह पे आएगा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो हाँ ये थीटा लेंथ कम बनेगा। होगा, थीटा कम होते जा थीटा रहा कम होगा और लेंथ बढ़ रहा है बेस का। है। हाँ, तो ये एंगल अगर 37 होगा तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगा या फिर ये एक्स वाला ज्यादा होगा या वाई वाला? सर अभी कोई रेफरेंस चाहिए ना सर, मतलब किस अरे मामले में यार कोई 45 डिग्री होता तो ये और बराबर ये होता रहा। इक्वल होता। अब इस तरफ ज्यादा झुका है तो ये वाला ज्यादा होगा ना, और ये वाला कम हो यस जाएगा। सर, नहीं समझ में आया क्या? समझा समझा। समझा ना? तो 5 का दो कंपोनेंट होता है, अगर 37 है तो 3 और 4 होता है, और 5 का दो कंपोनेंट होता है अगर एंगल तुम्हारा 53 डिग्री भी है तो 3 और 4 होता है। तुम्हें तुरंत डिसाइड करना है कि कौन सा कंपोनेंट कितना होगा। एक्स कितना होगा बोलो, 3 होगा या 4? सर 3 होगा ना? 4 होगा ना। अरे ज्यादा लंबा लेंथ कौन सा होगा, 3 वाला होगा अच्छा लेंथ। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, हाँ समझा। और वाई कितना होगा, 3 होगा। बराबर, ओके। ये तुम्हें डिसाइड करना है। तो 5 अगर हो तो इतना कंपोनेंट आता है, अच्छा 50 अगर हो तो 30 कंपोनेंट आता है, 40 आता है, अगर 100 हो तो 60 आता है, 80 आता है, अगर तुम्हारा ये आता है 25 हो तो 5 5। कर सकते हैं क्या ये सब चीजें? हाँ हाँ, वेक्टर्स का ही है। है ना? पास दिया 15 और ये 15 एंड 20 कंपोनेंट आता है। तो तुम्हें अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि लेट से ये तुम्हारे पास है 50 और ये एंगल है 53 डिग्री, बताओ एक्स में कितना आएगा लेंथ, 30 आएगा या सर 4 40? वाला आएगा तो इधर का लेंथ सर ये ज्यादा वाला लंबा आएगा होगा या 40। छोटा होगा, बस इतना सा सोचो। 30 बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा 53, छोटा होगा। तो क्या आएगा, 30 आएगा, हम्म, है ना? 53। इसको थोड़ा अडॉप्ट करने ओके। में टाइम लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ठीक है, अब इस वही, पे, वरना बार बार साइन थीटा लगा। हाँ, क्वेश्चंस अब हम लोग करेंगे ना, तो देखना तुम्हारा आंसर कितने जल्दी आएगा। हम लोग डायरेक्टली अब सिस्टम के क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं और शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अब देखो कैसे करते हैं। ये है मेरे पास एक ब्लॉक जिसका मास 10 kg है, और ये एक और ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है। तो बोला गया बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, सभी फ्रिक्शनलेस सरफेस है। इक्वेशन नहीं बनाना है, तो इक्वेशन नहीं बनाना है। एक सिस्टम मान के। अब वो तो बचपन में करते थे। इधर देखो, एक पूरा का पूरा सिस्टम देखो, सिस्टम जब हम लोग मानते हैं ना तो हमेशा या तो एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए या वाई डायरेक्शन में होना चाहिए। मैं जब करता हूँ तो उसका शॉर्ट ट्रिक होता है। ये शॉर्ट ट्रिक मैं कुछ इस तरीके से लगा रहा हूँ कि इस पूरे सिस्टम को इस तरीके से जूम जी भाई। कराऊं जो कि एक्स में भी है और वाई में भी है, यस सर। तो उसको ऐसे सोचना ही नहीं। ये इस डायरेक्शन में 10 g लगाएगा, और क्या यही एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है जो इन दोनों मास को मूव कराएगा? इसके अलावा और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो इस पूरे सिस्टम को मूव कराने की कोशिश कर रहा है, बताओ। नहीं, बाकी इंटरनल हो गया, सिस्टम के अंदर ही आ गए। इंटरनल भी हो गए, और ये 10 g लग भी रहा है तो भी ये मूव कराने में हेल्प नहीं कर रहा है, हम्म। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो ये जो हमारा सिस्टम बना था उसको तुम स्ट्रेट कर लो काइंड ऑफ, अगर तुम और ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना चाहते हो तो क्या इसका एक्सलरेशन निकाला जा सकता है? एक्सलरेशन कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास, बराबर एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा है, 10 g, टोटल मास कितना है 20,
एक्सेलरेशन कितना आ गया, g/2। कितना जल्दी आंसर आ गया। और हाँ, अगर होने से तुमसे पहले हम लोग टेंशन निकालते थे, अब वो करो। हाँ, अब तुम्हें अगर रेगुलर वे में क्वेश्चन करने के लिए दिया जाए तो मैं इस पे इक्वेशन ऐसे लिखूंगा, 10g माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आगे लगेगा टेंशन, टेंशन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऐड करो तो ये तुम्हारा आंसर आएगा 10g इज इक्वल्स टू 2ma। और फिर इधर से एक्सेलरेशन आएगा। और अगर ये मास में भी फोर्सेस वगैरह लगा दो तो फिर कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो ये जो तरीका दिया है मैंने, इसको याद रखना है और क्वेश्चन इसी सर तरीके से अगर करना है। यही सर अगर वो ऊपर वाले ब्लॉक में सर फ्रिक्शन लगा रहता तो तब भी इसको करेंगे, सिस्टम मान हम ले। लोग करेंगे करेंगे वो भी करेंगे, एग्जैक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार गलत नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट आराम से करना और आंसर निकालना। सर लैग हो रहा है। ये 10 kg का ब्लॉक और ये भी 10 kg का ब्लॉक है और ये एंगल दे रखा है 37। बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। सर 1 सेकंड लगेगा, बस लिखना है बस। अरे लिखो मत, पहले निकालो। हाँ सर, 10g माइनस 10g साइन 37/20। हाँ तो कैलकुलेट करो। हाँ वही इसके लिए लिख रहा था। अगली बार से वो भी लिखना नहीं दूंगा मैं। नहीं, सर मजाक ऐसे नहीं कर थोड़ी रहा हो हूँ मैं, जाएगा सर। मजाक नहीं कर रहा हूँ। सर तो फिर एकदम माइंड में। हाँ, माइंड में मैं करता हूँ ना, मैं भी तो करता था। सर 2 सर 2 मीटर पर सेकंड आएगा। आदित्य आया क्या? यस सर, वो कैलकुलेट ही कर रहा था मैं भी। हाँ, चलो मैं एक बार फिर से इसको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स देखना है मुझे। 10g इस तरफ लगेगा और इस डायरेक्शन में लगेगा 10g साइन 37। और फिर से मैंने बताया, ये जो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है 100 लग रहा है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट साइन वाला आता है। साइन में आता है 3, क्योंकि 37 डिग्री है ना। तो 3 कौन किसके साथ करस्पॉन्ड करेगा, 60 के साथ करस्पॉन्ड करेगा। और इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, 80। याद करो, मैंने बताया था 100 का दो कंपोनेंट होता है, 60 एंड 80, है ना। और थोड़ा सा दिमाग अगर तुम्हारे सर एक पास रहे, सेकंड तुम आराम से बता सकते हो कि इस डायरेक्शन में 60 होगा। अच्छा, आपने वेट का लिया मेन कंपोनेंट, मतलब मेन हम्म। फोर्स उसको कंपोनेंट किया। तो अब देखो, इसका कंपोनेंट निकाल लिया हमने। अब इस सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स देखना है मुझे। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है ऐसा, और इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस क्या लग रहे हैं, ये 10g मतलब 100 न्यूटन चाहता है कि मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव कराऊँ, ये 60 चाहता है इधर मूव कराऊँ। कौन जीतेगा, 100 जीतेगा, बड़ा है मैग्नीट्यूड में। तो मैं बोलूँगा एक्सटर्नल फोर्स जो हुआ 100 माइनस ऑफ 60 हुआ, डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 20। सो दिस विल बी द एक्सेलरेशन। समझ में आया या नहीं आया, बताओ जल्दी। यस सर। आगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, तुम्हें बिना पेन टच किए करना है, ठीक है। मेंटल कैलकुलेशन। हाँ बिल्कुल। सर थोड़ा दिमाग को टाइम लगता है सर। नहीं, सोचने थोड़ा सा दिमाग के दायरे को बढ़ाओ। वो कैसे बढ़ेगा सर? बढ़ेगा बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। इसको इसका मास दिया हुआ है 10 kg और इसका मास दिया गया है मान लो 20 kg। 5 चलो एक्सेलरेशन निकालो। सर g/3। सर आदित्य, राइट है 10/3। 10/3, बिल्कुल। तो तुम लोग अब सीख रहे हो धीरे धीरे, अभी इसीलिए मैंने पहले इजी क्वेश्चन दिया। इधर लगेगा 20g, इधर लगेगा 10g एंड 20g। 20। सिस्टम ऐसा बनेगा। हाँ तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, 20g माइनस ऑफ 10g डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 30 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा 10g डिवाइडेड बाय 30। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g/3। इतना जल्दी आंसर निकला, अदरवाइज अभी क्या, इसको हम लोग एटूड मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटवुड। हाँ एटवुड। हाँ, एटवुड। क्योंकि इसमें
क्या बोलते हैं इसको, एससी वर्मा में क्वेश्चंस वगैरह आएंगे एचसीबी। एटूड मशीन बोल बोल करके, तो मैं समझ में आना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला लिख लो, कभी कहीं पे यूज हो जाता है। इसका एक्सोलेशन का जो फॉर्मूला होता है m2 माइनस ऑफ m1 g बाय m1 प्लस ऑफ m2 होता है। मैंने उससे किया था सर। हाँ। अरे यार इससे नहीं करना है। और टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 इंटू जी। ये याद रखना, ठीक है, कहीं कहीं पे यूज हो जाएगा। एक सेकंड लिख लिया। जबकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट इससे डिराइव हुआ, देखो। हाँ, वर्क एनर्जी से भी निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट करें। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो मैं बस बिल्डअप कर रहा हूँ, बेस अच्छे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, यस सर। कॉन्फिडेंस ला रहा हूँ तुम्हारे अंदर। एक मेरा बार तो आ नहीं गया। था सर पहले। हाँ, एक बार आ गया मेरा नहीं उसके, था सर पहले। कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। बताओ एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्लॉक्स। सर तीनों का सर G/7। सर इसको 50/35। एक सिस्टम मान लिया। सर 10+5 को एक सिस्टम मान लिया मैंने, एक 15 हाँ का। मैंने भी वही किया, 50/35 आ रहा। हाँ, ये इस तरीके से, इस डायरेक्शन में जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो 10+5g 15 लगेगा, जी। और इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, 20g लगेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, काइंड ऑफ मास को देख लो, 20 है इधर टोटल मास, इस तरफ कितना है 15 kg मास है, तो 20 - 15 कर लो, 5 बचा, 5 kg इफेक्टिव मास है जो कि एक्सलरेट करा रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 35। सर मतलब ये दोनों स्ट्रिंग के बीच में टेंशन अलग रहेगा, मे बी एक्सेलरेशन सेम रहे। बिल्कुल, ये टेंशन दोनों अलग रहेगा ना दोनों दोनों स्ट्रिंग जगह का। पे टेंशन अलग होगा। इस जगह पे T1 एज्यूम करना होगा, इस जगह पे T2, लेकिन एक्सेलरेशन हर तो एक ऐसा ब्लॉक बोल का सकते हैं सेम। T1 का 15 kg की वजह से होगा और T2 का 5 kg की वजह से टेंशन। T2 का जो टेंशन होगा वो 5 दोनों kg की वजह मासेस से के होगा। कारण से हो रहा है ना, एक के मास के कारण से तो नहीं बोला जाएगा ना। टेंशन निकालने का तो कुछ शॉर्ट ट्रिक होगा मतलब। नहीं, फिर अगर एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन निकालने का तरीका यही है कि इसका एफबीडी बना लो एक बार, और T2 माइनस ऑफ 5g इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आ गया T2, हम्म। है ना, T2 आ गया। yes, एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो आगे। टेंशन वगैरह तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। चलो आगे चलते हैं। अब चलो, अच्छा क्वेश्चन तो अच्छा नहीं, मतलब थोड़ा सा इमेजिनरी, मीडियम। मतलब ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन। ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल है 53 डिग्री, ये 10 kg का ब्लॉक और ये 10 kg का ब्लॉक। चलो आंसर बताओ, एक्सप्लोरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। सर 1/10 शायद से। मैं शायद से जल्दी नहीं, में किया था कंफर्म मतलब। कंफर्म करो, जल्दी नहीं करना है, हमें आंसर सही निकालना है। तो वही सर वो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आदित्य कितना आ रहा है? तो 1 1 1 1 पक्का 1। सर कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो नॉर्मल ये बता दो क्या आ रहा है ये। बता दो। वो mg sin 53 माइनस mg sin 37/20। देखो इस डायरेक्शन में जो लगेगा, मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, ये 10g नीचे लगेगा। 10g क्या होता है, 100। 100 का इज दो ही 60। कंपोनेंट बनता है, या तो 60 या तो 80। 80। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, क्योंकि 37 डिग्री एंगल है, तो ये 60 होगा।
और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, ये 53 डिग्री एंगल है, तो इधर 53 का साइन 53 80 आएगा। तो नेट फोर्स दिख रहा है तुम्हें अब? सर 1 आ रहा है आंसर। हाँ, 80 माइनस ऑफ 60 डिवाइडेड बाय टोटल मास, हाँ दिस इज एक्सेलरेशन विच इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे पूछे जाएंगे तुम्हें, तो क्वेश्चंस वगैरह इस तरह के बहुत सारे कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अभी दो इक्वेशन बनाने पड़ते हैं तुम्हें, फिर दो इक्वेशन बना करके आंसर निकालने होते हैं। फ्रिक्शन वाले में भी हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस। चलो अब क्वेश्चन करते हैं दूसरा, और अच्छा क्वेश्चन सर। ऐसा है कि HC वर्मा का क्वेश्चन है ये। बोला गया एक बंदर है और पहचान को बंदर। एक दूसरा बंदर है जिसका पूंछ लंबा है, मान के चलेंगे हम लोग, और ये दूसरा बंदर उसके पूंछ पे दौड़ रहा है। ठीक है, दोनों बंदर का मास दे रखा है, डेट इज ऑफ 40 kg। ठीक है, मास इज 40 kg। बोला ये जो बंदर का पूंछ है वो ज्यादा से ज्यादा कितना मैक्सिमम झेल सकता है टेंशन, ये मैक्सिमम टेंशन जो है वो 600 न्यूटन का झेल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं झेल सकता। अगर इससे ज़्यादा गया टेंशन तो ये टूट टूट गया। जाएगा। मान लो ऐसा। तो बोला गया कि इस बंदर का, बंदर ए है और ये बंदर बी, बंदर ए कितना मैक्सिमम रस्सी के ऊपर फोर्स लगा सकता है। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट ही कैन अप्लाई ऑन द मंकी बी ना? रोप। हाँ, नहीं कुछ नहीं दैट सर, वो बी वाला मंकी दैट ना? ए, या हाँ फिर ए वाला? ए वाला दैट ए कैन अप्लाई ए ऑन वाला। द रोप। अब बी का तो फिक्स है उसके वेट के बराबर। सर मास क्या है बंदर का? दोनों का 40। हाँ 40। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैक्सिमम पूछा गया कि मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकता है, ये नहीं बोला गया है कि वो स्टेशनरी रहे, एक्सलेट भी तो कर सकता है। तो पहले स्टेशनरी का मैं कंडीशन निकाल लेता हूँ। अगर वो स्टेशनरी रहेगा तो एक बंदर ये दूसरा बंदर, और ये रस्सी ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लगा रहा होगा, तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन गया। बाकी सारे इंटरनल फोर्सेस, नीचे की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, 40 लगेगा और 40 लगेगा, इतना जी। तो टेंशन कितना होगा, टेंशन इज इक्वल्स टू 80 जी विच इज 800 न्यूटन। तो सबसे मिनिमम इतना लगाना चाहिए ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे, स्टेशनरी रहे। समझ में आया? ओके। रस्सी में टेंशन क्या है, ये जो बंदर बी है वो बंदर बी पे नीचे लगेगा 40 जी, और इस पे ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा टेंशन T1 मान लेता हूँ। तो T1 कितना हो रहा है अभी, 400 न्यूटन हो रहा है, और लग कितना सकता है, 600 न्यूटन लग सकता है। इसका मतलब कि ये जो पूंछ है इसका, ये कैपेबल है इसको ऊपर की डायरेक्शन में एक्सलेट कराने के लिए भी। बहुत सही है। तो अब क्या करेगा, पूरा सिस्टम ऊपर की डायरेक्शन में एक्सलेट करेगा। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ कि इस बंदर बी का पूरा क्यों मैक्सिमम करेगा सर? मैक्सिमम एक्सलेशन कितना हो सकता है, क्योंकि ये चढ़ना स्टार्ट करेगा ना इसके ऊपर, है ना। अच्छा वो अपने पूंछ के पावर से नहीं करवा रहा, मतलब वो चढ़ रहा है उस पर? हाँ, तो ये पकड़ के रखा है ना, ये थोड़ी ना चढ़ेगा, बी चढ़ेगा तो ए, और ए चढ़ेगा तो पूछ उसका ऊपर जाएगा, तो बी भी ऊपर जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है बी का, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो मान लेता हूँ ए है, तो T1 माइनस ऑफ 40 g इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें पता है पूछ मैक्सिमम टेंशन 600 झेल सकता है, तो 600 माइनस ऑफ 400 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 40, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इतना से वो एक्सेलरेट करा सकता है। तो अब क्वेश्चन काफ़ी आसान, पूरा का पूरा एक सिस्टम मान लो ए और ये बी, और पूरा सिस्टम ए से एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। ऊपर कौन एक्सेलरेट करा रहा है? टेंशन। और नीचे लग रहा होगा एम जी विच इज 40 प्लस 40 जी। तो क्या इक्वेशन आएगा? टेंशन माइनस 80 जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन कितना आ जाएगा? जी प्लस ऑफ ए। आ गया आंसर। ये मैक्सिमम टेंशन हो सकता है, इतना वो मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है। ये जो बंदर है इस रस्सी के ऊपर इतना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है ताकि वो दोनों 5 से एक्सलेट करे। समझ में आया? यस सर। हाँ। सर एक सेकंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर एक लिख लेते हैं और अच्छा। हाँ, क्वेश्चन ऐसा है, दो ब्लॉक दिए हुए हैं, एक 10 केजी का है और एक 5 केजी का है, और इसके ऊपर 300 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो पूछा गया फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सॉल्व करो। क्या कुछ? तो क्वेश्चन काफी आसान, एक सिस्टम मैंने मान लिया, और जैसे ये सिस्टम माना, इस पे नीचे की डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे होंगे वो 15 जी लग रहा होगा। मैं बोलूँगा 300 माइनस ऑफ 15 जी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सिर्फ और सिर्फ 5 केजी का ब्लॉक का एफबीडी बना लो। नीचे लगेगा 5 जी, ऊपर लगेगा टेंशन, और इसका एक्सेलरेशन जी से हो रहा है। तो टेंशन माइनस 5g इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी तो जी के बराबर है। टेंशन कितना हो जाएगा? 10g, 100 न्यूटन। क्या गलत कर दिया तुमने? सर मैंने नीचे की तरफ एक्सेलरेशन नहीं लिया था, भूल गया था कंफ्यूज। सर ये मतलब हाँ वही ग्रेविटी नहीं लिया था। चलो। मैं डायरेक्ट एफ इक्वल टू एम ए लगा दिया था, हम्म, इसलिए गलत हो गया। एक और एससीबी का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, सर ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग रहेगा ना? हाँ ऊपर तो सर फोर्स ही स्ट्रिंग लग क्या रहा है? है, स्ट्रिंग कहाँ है? ओके ओके, मैंने उसको भी स्ट्रिंग समझ लिया। हम्म, हमें फोर्स का डायरेक्शन है वो। मैं इसलिए मैं वो उसमें ये लगा रहा हूँ, मुझे इसलिए 200 आंसर आ रहा है। मैं वही सोच रहा हूँ गलत क्या हो गया मुझसे। अरे वाह सर, इतना फास्ट पर डायग्राम कैसे बना सर? ये तो बेकार गंदा सा डायग्राम बना है, देखो। उसकी भी ट्रेनिंग लिए थे कोटा में सर। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका मास दे रखा है 20 केजी मान लो, और ये आदमी है जिसका मास दे रखा है 30 केजी, बराबर। तो पूछा गया कि यस। पहला, फाइंड द मिनिमम फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द rope such that
सिस्टम स्टेज इन इक्विलिब्रियम। पहले तो ये फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन ये फाइंड आउट करना है कि फाइंड द मिनिमम फोर्स applied on the rope by the man such that system accelerates upward with 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। तो पहले का आ रहा मेरा 125, दूसरे का 150। करते हैं। देखो, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं पहले तो सिस्टम बना लेता हूँ। कुछ ऐसा है। तो मैंने एक सिस्टम लिया, ये इतना सा। क्या रस्सी में हर एक जगह पे टेंशन टी होगा? तो यस एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से लग रहा है? अगर मैं सिर्फ इतना सा सिस्टम ले रहा हूँ, इतना सा, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से दिखे। इतना सा सिस्टम लिया मैंने। टेंशन। तो एक टेंशन यहाँ पे लग रहा है, एक टेंशन इस जगह पे लग रहा है, इस जगह पे हाँ भी, इस जगह पे भी। पूरे सिस्टम पे जो टेंशन लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में 4T लग रहा है, और ये मेरा सिस्टम है उस पे नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 30 प्लस 20G। तो क्या 4T 30 प्लस 20G के बराबर होना चाहिए? तो टेंशन कितना आ जाएगा? तो बोलो। 125। 50 डिवाइड बाय जी, मेरा 125 है। सॉरी 50G डिवाइड बाय 4। बराबर है क्या? यस हाँ सर यही ये है। 125 आ जाएगा। इतना फोर्स लगाना चाहिए ताकि वो आराम से रेस्ट पे रहे। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि अब सिस्टम को एक्सेलरेट कराना है। अगर सिस्टम को एक्सेलरेट कराना है तो अभी भी सिस्टम ऐसा ही रहेगा, बस ये ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा 2 से। तो इक्वेशन बनेगा 40 माइनस ऑफ 30 प्लस 20G इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बराबर। तो 40 कितना आ जाएगा? 50G plus of 2. So tension will be equals to 50 into 12 divided by 4. बराबर है क्या? यस। 150 न्यूटन लगाना पड़ेगा। मतलब कम लगाना पड़ेगा, बाकी रस्सी का काम है। हाँ, इतना ही टेंशन लगाना पड़ेगा। टेंशन तो यहाँ पे है ना, तो आदमी को फोर्स इस डायरेक्शन में इतना लगाना होगा और इधर भी इतना लगाना पड़ेगा। मतलब सर इसका डबल लगाना चाहिए ना, मतलब कि दोनों हाथ से लगा रहे। क्वेश्चन में वैसा मेंशन करेगा कि टोटल दोनों हाथ से कितना लगा रहा है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं सिस्टम के। सिस्टम में और आगे बढ़ने से पहले कंस्ट्रेंड मोशन देख लेंगे हम लोग। स्प्रिंग फोर्स देख लेते हाँ हैं। यस। स्प्रिंग फोर्स पहले देखते हैं। हमें पता है स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। ये अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है तो ये कहलाता है इसका नेचुरल लेंथ, और इस नेचुरल लेंथ से अगर मैं इस तरफ इसको खींच लेता हूँ तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो इस डायरेक्शन में लगता है। और अगर इसको कंप्रेस कर लूँ तो भी कंप्रेस होने के बाद स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है।
और स्प्रिंग फोर्स होता है कितना है, F इज इक्वल टू के एक्स। हम लोग हमेशा मैग्नीट्यूड लेंगे। आंसर तुम्हें सॉरी बुक्स वगैरह टेक्स्ट बुक में स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स लिखा हुआ मिल सकता है। माइनस इसलिए कि वो डायरेक्शन को बताता है। एक्स अगर तुमने पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया है तो जो फोर्स लगेगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, इस बात को डिनोट करता है। और एक्स अगर तुमने नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट दिया तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, वेर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग, बेसिक चीज। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। कोई भी दो अगर कैपेसिटर। स्प्रिंग सीरीज में हो तो इसका के इक्विवेलेंट कितना आता है, K1/K2 into K1 plus K2। K1 K2 अपॉन K1 प्लस ऑफ K2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। और पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो स्प्रिंग्स पैरेलल में लगा दिया गया है, ये K1 और ये K2, और इसको खींचा जा सकता है ऐसे करके। उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, that K equivalent will be equals to K1 plus of K2। सर एक ऐसा रिड्यूस्ड मास करके भी रहता है ना, कुछ ऐसा ही कुछ आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे ना वो, तो यहाँ पे नहीं है रिड्यूस्ड आगे मास, है ना। आगे है, आगे अच्छा हम लोग अच्छा देखेंगे सर। सेंटर ऑफ मास में। तो कब हम लोग पहचान पाएंगे कि सीरीज में है और कब हम लोग पहचान पाएंगे कि पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने का एक ही तरीका है निकाल पाना कि दो, जब अगर सभी स्प्रिंग में एक्सटेंशन सेम अमाउंट में होगा तो सारे स्प्रिंग किस में होंगे, पैरेलल में। क्या बोला मैंने, अगर किसी भी स्प्रिंग में जितने सारे स्प्रिंग है, ढेर सारे स्प्रिंग गिवन है, अगर उसमें से जितने सारे स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन सेम अमाउंट से हो रहा है वो सारे स्प्रिंग किस में है, पैरेलल में। और जो पैरेलल में नहीं है वो किस में चला गया, सीरीज में चला गया। सिंपल। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, ये मेरे पास दो स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 2k, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है k, इस जगह पे मास m दे रखा है। तो बोला गया कि इसमें एक्सटेंशन कितना होगा, मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ दिस ब्लॉक। सर एक सेकेंड सर, 2K/3 तो है और सर एक सेकेंड, mg/2K/3, तो मैंने इन दोनों स्प्रिंग 3mg/2K। की जगह पे एक स्प्रिंग को ले लिया और इस पे मैं देखूंगा कि नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा mg लगेगा और ऊपर की डायरेक्शन में k इक्विवेलेंट इंटू एक्स लगेगा। तो k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, k1 k2 k डिवाइड बाय k1 प्लस ऑफ k2। तो mg is equals to k equivalent into x, so x will be equals to mg divided by k equivalent which is 2k/3। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, सिस्टम कुछ ऐसा है, ये k है, ये 2k है और ये k है। बोला गया फाइंड k इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम, निकालो। ये बीच में एक ब्लॉक है और वो स्लाइड हो सकता है। सर 3/4K।
आ सर गया? एक सेकेंड सर, 4K आ रहा है। चलो सब चेक ऐड ही हो करते हैं। जाएंगे। हाँ सब समझो, ऐड हो जाएंगे। देखो मुझे पहले ये चेक करना है कि ये सारे स्प्रिंग सीरीज में या पैरेलल में। तो मैंने एक सिंपल सा लॉजिक बताया था, मैं पहले इसको डिस्प्लेस करता हूँ एक्स अमाउंट से। तो अगर सभी स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन सेम अमाउंट से हो रहा है तो सारे पैरेलल में चले जाएंगे। तो इसमें देखो कंप्रेशन हो जाएगा एक्स अमाउंट से, इसमें एक्सटेंशन हो जाएगा एक्स अमाउंट से, और इसमें भी एक्सटेंशन एक्स से हो जाएगा। तो इनफैक्ट सभी किसमें है? पैरेलल में है। तो हाँ के इक्विवेलेंट कितना आएगा? k1 प्लस k2 प्लस k3, that will be equals to 2k plus k plus of k which is 4k। ठीक है? तो मतलब इसमें तो दिख रहा है, मतलब पैरेलल में। ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है इसमें पता नहीं चलता कि पैरेलल में या फिर नहीं, बस सीरीज इतना में। ही, यही एक होता है जिसमें पता नहीं चलता, इसलिए मैंने इसको करा है, बाकी में पता चल जाएगा। सर एक रहता है ना एंगल्स में रहते हैं, जैसे स्प्रिंग्स एक ब्लॉक पे एंगल्स पे लग रहे थे springs। वो एसएचएम में करेंगे हम वैसे लोग, एसएचएम में करते हैं सब क्वेश्चन। हाँ, तो एक और चीज़ है स्प्रिंग में कि अगर एक स्प्रिंग है तुम्हारे पास इस तरीके से, और इसके तुमने टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़ा कर दिया, ठीक है? पहले जो था इसका लेंथ L था और स्प्रिंग कांस्टेंट K था, लेकिन जब तुमने इसके टुकड़े कर दिए 3, ये एक टुकड़ा बचा, ये दूसरा टुकड़ा आया और ये तीसरा टुकड़ा है, और इन तीनों का लेंथ L1 L2 और L3 है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 K3 के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये तीनों जो है K के बराबर होगा या डिफरेंट होगा? तो L1 L2 के L3 ही पे रहेगा डिपेंड ना। करेगा ना सर। हाँ, नहीं, वो के ही रहेगा ना शायद। K नहीं रहेगा, क्योंकि तुम चाहो तो तुम्हारे पास स्प्रिंग होगा जिसमें पेन वगैरह में लगते हैं ना, उसको कट कर हाँ। लेना। हम्म। तो तुमको पता चलेगा कि जो पहले जो स्प्रिंग था सिस्टम, उसको खींच पाना, एक्सटेंड कर पाना एक्स अमाउंट से ज़्यादा आसान था, और जो तुमने कट कर दिया, अब स्प्रिंग को एक्स अमाउंट से एक्सटेंड करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है। इसका मतलब के इसका बढ़ गया है, और इसका पहले अच्छा। जो के था वो कम था। मुझे ये भी पता चला कि के सर चेंज ये भी हुआ है और बढ़ा भी है। तो रिलेशन कुछ इस हाँ। तरीके मतलब से ये आता है। हाँ, के एल इज इक्वल्स टू K1 L1 इज कांस्टेंट। इक्वल्स टू K2 L2 इज इक्वल्स टू K3 L3। हम्म। दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। और जेई में सर क्वेश्चन आ मतलब ये इससे डिराइव हुआ है ना सर, ये यंग मॉडुलस से। हाँ, क्वेश्चन जेई में आया था कुछ इस तरीके से कि एक स्प्रिंग है, उसको 2:3 के रेशियो में कट कर दिया गया। तो पूछा गया फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्मॉलर स्प्रिंग। इसका के दे रखा है स्प्रिंग कांस्टेंट। मुझे याद नहीं आ रहा उसमें रेशियो पूछा था या स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा था। है, दोनों में निकाल के बता दूंगा, तुम इसे करो। चलो करते हैं इसको। देखो उसको एक दो सेकंड पार्ट में सर। किया, कट कर दिया गया, तो एक पार्ट ये मिलेगा और दूसरा पार्ट ये मिलेगा। अगर बड़े वाले का लेंथ मैं एल एज्यूम कर लूँ, इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 5L/2 हो जाएगा, सॉरी 12/5। 12/5। और इसका लेंथ कितना होगा? थ्री थ्री एल एल बाई बाय फाइव
और इसका K1 और इसका K2। अब मल्टीप्लाई कर लो, K1 इंटू 12/5 दैट विल बी इक्वल्स टू K इंटू L। तो L से L कैंसिल आउट हो गया, K1 का वैल्यू आ गया 5K/2। 5/2, दूसरे वाले सेम, का 5/3। हाँ तो ये हो जाएगा 5K/3। अब चाहो तुम रेशियो निकालने का, रेशियो निकाल सकते हो। चलो आगे चलते हैं। जे में एक और क्वेश्चन आया कि ये एक स्ट्रिंग है और इस जगह पे एक ब्लॉक है m मास का, और उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड है, और फिर एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और इसको कट कर दिया गया सीजर से। तो जिस इंस्टेंट पे कट किया गया, अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, जिस इंस्टेंट पे कट किया गया उसी इंस्टेंट पे ए और बी का एक्सेलरेशन कितना होगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी एट दिस इंस्टेंट। ये सब तो करा ही होगा क्वेश्चन लास्ट ईयर में। यार मेरे को मालूम था सर, मेरे सर ऐसे थे सर, ऐसे भी नहीं कराते थे मेरे को, मैं अरे वहाँ तो खड़े कर सकता ये तो जेई का क्वेश्चन है, ये भी नहीं कराते थे क्या? नहीं, था ये सर। तो एडवांस में मेंस बैच में था सर, समझो। सर मैं भी मेंस बैच में था पहले, और वो मेंस भी नहीं था, एक्चुअली बोर्ड्स बैच था वो। सर हम लोग की भावना हम समझते हैं सर। अरे हाँ। यार जेई के सर क्वेश्चन लेकिन नहीं ट्राई कर किए, लेते हैं, एक सेकंड। करो जल्दी। सर एक सेकंड बस दे दो, तो टाइम दे दो सर, हो जाएंगे सर। हम्म। तो इस क्वेश्चन में रस्सी को कट किया गया, तो एक बात जान लो कि जब रस्सी को कट करते हैं तो उसमें टेंशन जो है इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाता है। रस्सी को कट करेंगे चाहे स्प्रिंग को कट करेंगे, दोनों में इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाएगा। क्या याद रखना है, अगर रस्सी को कट करा तुमने या फिर स्प्रिंग को कट करा, तो इन दोनों में टेंशन जो है इंस्टेंटेनियसली क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर तुमने रस्सी को कट किया और उसके नीचे कुछ कनेक्टेड है, जैसे कि मान लो सिस्टम ऐसा हो सकता है, बराबर। तो पहले केस में तुमने रस्सी को कट किया, तो अगर मैं रस्सी को कट करूंगा ना, तो यहाँ पे इसमें इंस्टेंटेनियसली टेंशन चेंज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे तो इंस्टेंटेनियसली टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन इसमें टेंशन रिमेन्स सेम। वो चेंज तभी होगा जब स्प्रिंग का लेंथ चेंज होगा, क्योंकि एक्सटेंड हो चुका है ब्लॉक। जब तक नीचे नहीं आएगा एक्स अमाउंट से, तब तक वो अपने नेचुरल लेंथ पे नहीं आएगा, और जब तक नेचुरल लेंथ पे नहीं आएगा टेंशन स्प्रिंग फोर्स तो लगता ही रहेगा। समझ में आया रीजन? सर ऊपर वाले का टेंशन जीरो हो जाएगा जब इसको कट किया तो, हाँ। और और जब इसका स्प्रिंग को कट करेंगे तो स्प्रिंग में भी टेंशन क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियसली जीरो। और अब इसमें टेंशन एडजस्ट करने वाली बात है, तो इसमें टेंशन तुरंत एडजस्ट हो जाएगा इंस्टेंटेनियसली। लेकिन यहाँ पे टेंशन जो है एडजस्ट नहीं हो पाएगा, और इस इंस्टेंट पे टेंशन सेम रहेगा। तो मैंने तुम्हें दो केस बता दिए हैं, और सर एक सेकंड सर, नोट करना दो सर। जेई में वेट। हो सकता है दोनों में से कोई एक पूछ लिया, जेई दोबारा रिपीट नहीं करेगा, फिर भी मैं तुम्हें मेंस बता देता मेंस हूँ। सर ऊपर सर केस सेकंड में जब स्ट्रिंग कट किया, सॉरी स्प्रिंग कट किया तो टेंशन एडजस्ट हो जाएगा। टेंशन सेकंड केस का स्प्रिंग बताओ में, सर एक बार और। टेंशन स्प्रिंग में जिसको भी कट करते हैं उसका टेंशन इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाता है। लेकिन उससे जो यस सर। अटैच्ड होता है स्ट्रिंग या स्प्रिंग, अब अगर स्ट्रिंग है तो टेंशन एडजस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंगली, ताकि इसका एक्सेलरेशन जीरो रहे। और स्प्रिंग अगर रहेगा तो टेंशन एडजस्ट कुछ इस तरीके से होगा कि वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेम जब, रहेगा, हाँ क्योंकि स्प्रिंग नीचे, में सेम रहेगा, और ये जो रस्सी में उसमें एडजस्ट होगा, दोनों हाँ अलग है। हाँ दोनों में अलग होगा। एडजस्ट मतलब कैसा सर? एडजस्ट मतलब कि एडजस्ट। डिपेंड करता है ना, इस जगह पे पहले कैसे टेंशन लग रहा था, पहले टेंशन लग रहा था 2 mg, और ऊपर टेंशन जो होगा वो 3 mg के बराबर होगा, है ना। स्प्रिंग, ये स्प्रिंग वाला है और नीचे mg लग रहा है, सॉरी
उल्टा कर दिया मैंने। 2mg कैसे mg? हाँ, इसी का एबीडी बनाता हूँ। स्प्रिंग जो लग रहा होगा इस पे नीचे की डायरेक्शन में, और स्प्रिंग फोर्स नीचे नीचे की डायरेक्शन में, तो mg लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स के कारण से, और इसका मास खुद का m है तो mg खुद लगा रहा होगा। और क्योंकि यहाँ पे रस्सी है तो रस्सी ऊपर टेंशन लगा रहा होगा 2mg। लेकिन जैसे ही तुमने इसको कट करा, कट करने के बाद इसमें टेंशन इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाएगा। अब मैं इस ब्लॉक का एबीडी ओके, बनाऊंगा तो यहाँ पे टेंशन mg आ टू जाएगा। एम जी नहीं लगेगा, अब एम जी लगेगा, क्योंकि सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में एम जी लग रहा है। समझ में आया? तो ये तुरंत एडजस्ट कर लेता है। लगना पहले लग रहा था 2mg, अब लगने लगेगा mg। लेकिन अगर इसी जगह पे स्प्रिंग होता तो वो 2mg ही लगते रहता। सर एक सेकंड और सर, अच्छे से लिख लेता हूँ सर, ये मिस हो जाएगा। रिकॉर्ड कर लिया है, देख लेना तुम। ऑन रिकॉर्ड कर लिया? हाँ, मैं कर रहा हूँ ना। तो अब फिर डाल दिया करो। हाँ हाँ, अब इसमें तुम्हें पता है कि रस्सी को कट किया गया। हर एक में पहले टेंशन लिख लेता हूँ। ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन कितना लग रहा होगा? 2mg। नीचे लग रहा होगा mg, और इससे mg लग रहा होगा। ऊपर की डायरेक्शन में जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो mg लग रहा होगा, और नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है। अब तुमने रस्सी को अचानक से कट कर दिया तो ये 2mg अचानक से गायब हो गया ना, है ना? जो ऊपर लग रहा था 2mg वो अचानक से गायब हो गया। नीचे की डायरेक्शन में mg लगेगा ही लगेगा, और नीचे की डायरेक्शन में mg खुद का ओके, लगेगा, 2g से है ना? तो ये एक्सलरेट करेगा नीचे की डायरेक्शन में कितने से? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास 2g। इनटू एक्सलरेशन। एक्सलेशन आ जाएगा 2g, और इसका एक्सलेशन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि तो बैलेंस्ड है। नीचे लग रहा है mg पर mg। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सलेशन 0, थोड़े टाइम के बाद एक्सलेट करने लग जाएगा। बराबर है ओके। क्या? समझ में आया? हाँ सर, ये ड्रॉपर बैच का भी रिवीजन लेते हो सर बाद में? तुम्हारा ही तो चल रहा है, और क्या चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मतलब एक दो टाइम रिवीजन नहीं होगा ना सब? अब कितना रिवीजन करना चाहते हो तुम? यही है, यही है ना, नहीं है क्या? 3 साल हो गए, रिवीजन ही करते रहोगे क्या? वही सर, आईआईटी में जाना है अभी, बस वो हाँ, आधा तो हो गया। जाना है तो 5 साल थोड़ी ना लगता है जाने में, 3 साल में ही जाना होता सर नीट वाला मस्त है सर, हम लोग का इंसाफ ही करते हैं सर, नीट वालों को 7 साल दे देते हैं आराम से, कभी भी। है। तो दो अच्छा, साल में निकालो हम उनको लोग। मेडिकल करना होता है ना। इंजीनियर्स लोग बिल्डिंग गिरा सकते हैं, वो तो लाइफ के साथ खेलेंगे। सर तो ये ट्रू है ना, मतलब इंजीनियर्स इंजीनियर के अलावा सब बन जाते हैं, ये तो हाँ। ट्रू है। तो कुछ और रहे ना नहीं। और डॉक्टर देखो जान के साथ कोटा फैक्ट्री, खेलता है। हम लोग छोटे लेवल पे तो खेलते हैं। कोटा फैक्ट्री देखी है आपने? हाँ, देखा है। तो रिलेट कर सकते रहोगे सर आप तो, हम लोग कोटा में नहीं, हमको पता नहीं। मैं था ना कोटा में, जिसमें जो भी चीज दिखाया गया है, सब बकवास दिखाए गए। बकवास? हाँ, बकवास दिखाए गए। कुछ कुछ चीजें थोड़ी बहुत ऐसा रिलेट है, क्या? 50%, 50% बकवास है, सब झूठ है इसमें, और कुछ नहीं। चलो मतलब आगे ऐसा चलते। जो बिहार टाइगर्स तो होगा सर? क्या? बिहार टाइगर्स तो होंगे। ऐसा हम लोग को कभी जानने में नहीं आया कि ऐसा भी कुछ चीज है वहां पे। और उस जगह पे वही हॉस्टल के मतलब अंदर कोई भी जा रहा, लड़का जा रहा, लड़की जा रहा, ऐसा तो मेरे सिनेरियो में आज तक नहीं देखा। ऐसे हॉस्टल्स में सर तो आप नहीं क्या देखे। क्लासेस के हॉस्टल में थे सर? हाँ, क्लासेस के हॉस्टल नहीं में नहीं थे? नहीं, अपना रूम आप था। क्लास के? पीजी, पीजी था। सिंगल रूम लेके ओके, रखा कितने था। दोस्त थे सर आप लोग? सिंगल रूम, पढ़ाई करना है भाई, 3 4 लोग रहोगे तो कहाँ से पढ़ाई होगी? सभी का अपना वो अलग भी। अलग मन करता है। कॉलेज में रहे थे 2 लोग, 3 लोग, च- और 4 भी रहे उसके बाद सिंगल, दो सर साल आपने तक। फर्स्ट टाइम रिजल्ट देखा, आपको क्या कैसा क्या? लगा सर आपने? कैसा लगा? जैसा सबको लगता है। वही आधा, मोमेंट सर, मजा आता है। आधा तो हाँ काफी अच्छा लगता है, वो तो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है वो, तो काफी अच्छा लगेगा। हम लोग को नहीं हुआ सर, हमारा उल्टा है अभी फिलहाल। आएगा आएगा, मोमेंट आएगा, अच्छे तरीके से करो।
फील करो, मजा आएगा। उस वो चीज़ अलग ही होता है। जब दोस्तों के साथ घूमना, जितना मस्ती करते हो उतना मजा नहीं आएगा जितना तुम्हारा जब रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन होगा तो मजा आएगा। अब हाँ। तो तुम जो मस्ती कर रहे हो ना यहाँ पे अभी, वो बस हम्म। समझ लो 20% है। कॉलेज में जाओगे तो 100% वाला मस्ती तो करा ही नहीं अभी तुमने। कैसा मतलब वही सब होता, कॉलेज अलग ही है, मतलब क्या होता क्या कॉलेज में, हाँ, रैगिंग होती रहेगी ज्यादा से ज्यादा, नहीं अब क्या तो सीन खत्म है? हो गया। आईआईटी में नहीं होती ना, वो नहीं नहीं, तो बना दिया अभी। मेरे टाइम पे था और मैंने मजा किया। हाँ आप लोग का टाइम था। हाँ। आपके मैं भी हुई रहेगी सर, वैसा नहीं है। हुई तो ली भी ना। दोनों होता है, ऐसा नहीं है कि सर अकेला मेरे करो। सर की ली थी मैथ्स वाले। मेरे जो हाँ। एलन वाले सर के थे मैथ्स वाले, वो बहुत मतलब ऐसे शांत टाइप के थे, उनको बोलते थे गाली दो करके। गाली सिखा रहे थे उन लोग। अरे बहुत जगह चलता है। ऐसा चल रहा था। तुम लोग मिस कर दिए, मतलब तुम लोग का जनरेशन अब रैगिंग वैगिंग नहीं देख पाएगा। मजा तो हाँ उसमें था यार। कोई चीज जो रेस्ट्रिक्शन हो, रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ने में जो मजा है, बनाने में कहाँ मजा है। सर आपको वो, सर वही अभी भी आपको तो जो रूल्स तोड़ सीनियर्स आप सकते हैं लोग। ना, कोई क्या ना बोल कोई रहे हो? रूल्स तो तोड़ ही सकता है, कोई ना कोई रूल्स तो तोड़ ही सकता है ना हाँ, वहां जाके। और तब तो मजा आता है यार, ये कुछ तो किया सो मैंने। द फेस्ट, फेस्ट भी मजा आता रहेगा ना सर, आईआईटी खड़गपुर का हाँ, फेस्ट भी होता रहेगा कुछ? फेस्ट होता है ना, दो कौन तरह के सा? फेस्ट होते हैं। एक टेक फेस्ट होता है और एक कल्चरल फेस्ट होता है। कल्चरल। हाँ। कल्चरल फेस्ट स्प्रिंग फेस्ट होता है, और टेक फेस्ट में ये होता है क्या नाम है, क्षितिज। अच्छा हाँ सुना है। सर आप क्षितिज नाम। केंद्रीय विद्यालय जानते हो? हाँ, केवी तो अंदर ही केवी। है। आईआईटी खड़गपुर सर है ना। हाँ मेरे, पूरा मैं, पूरे हाँ आईआईटीज का सबसे बड़ा कैंपस, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। जितने भी बास्केटबॉल आईआईटी कोर्ट। बॉम्बे में भी है सर। आईआईटी सर बॉम्बे तो आईआईटी छोटा बॉम्बे है। में मैं, आईआईटी बॉम्बे छोटा है, आईआईटी आधा भी नहीं बॉम्बे है में उसका। सर 500 एकड़ मैं का है वो। उधर का। आईआईटी हाँ, खड़गपुर 2100 एकड़ का है। बहुत बड़ा है वो। सर उसके अंदर मतलब मेरे एक स्कूल में पूरा का लगता था पूरा टेक फेस्ट। स्टेडियम समा जाता है। 3 स्टेडियम है हमारे खड़गपुर के अंदर। 3 बड़े अच्छा। बड़े स्टेडियम फुटबॉल। और एक सुंदर स्टेडियम तो पिचाई तो इतना, उधर का ही है ना? हाँ, एक स्टेडियम इतना बड़ा है कि उसमें 2 फुटबॉल स्टेडियम आ जाएगा। बाप रे। और आधे फुटबॉल असली? आधे पोर्शन तो जंगल है, यूज्ड अनयूज्ड है, सिर्फ पेड़ वगैरह लगे पड़े हैं बड़े हाँ बड़े से। हाँ। सर। लोग उधर ही सर जाते हैं। आईआईटी बॉम्बे का सुना है सर, उधर शेर घूमते हैं सर रास्ते पे, कभी कभी मिल जाते हैं। आईआईटी बॉम्बे में एक बार टाइगर्स भी मैंने मिल सुना जाते हैं। है कि आ गया था। हाँ हाँ वो ऐसे नहीं कि आ चीता गया आ गया, था। पालते हैं और लेपर्ड आ आ गया था जाते वहाँ। हैं। ऐसा नहीं है। सर वही बैल वैल तो मतलब रोज का है, बैल वैल रोज आ जाते हैं क्लास अरे, कौन में, बोल ऐसा दिया रोज आ जाते हैं? एक बार हुआ है। नहीं, एक बार ही हुआ था, वो न्यूज में आया था। रोज घूमते रहते हैं। ऐसे बोल दिया मैंने। मैं था सर उधर, मस्त था यार। देखा, अफवाह ऐसे ही अभी उधर फैलता है। मेट्रो बन रहा है ना सर, आईआईटी बॉम्बे के उधर, मजा सामने आएगा बन उधर। रहा है भाई। हाँ, दिल्ली में अब खराब भी होने वाला है मेट्रो। हाँ। मीम से बोल रहा हूँ सर, ये मीम्स देख रहे थे। हाँ, वही है। चलो सर आगे। चलो, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। स्प्रिंग, हाँ, वेइंग मशीन देखना है, और ये देखना है, स्प्रिंग बैलेंस देखना है। तो वेइंग मशीन देख लेते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी। अच्छा, तुमने भी देखा है? वो इससे याद आया सर। हाँ। क्या अभिषेक उपमन्यु। हम्म। तो वेइंग मशीन कुछ ऐसा है कि ये एक वेइंग मशीन है जिसके ऊपर कोई भी एक पर्सन खड़ा होता है और वो अपने वजन को नापता है। तो वेइंग मशीन आखिर मेज़र क्या करता है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक बार पता चल जाएगा उसके बाद क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, तो ये जो मास है इसका एम है, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg, और ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल। और ये हमारा वेइंग मशीन। तो वेइंग मशीन पे जो फोर्स लग रहा होगा, एक नॉर्मल नीचे के डायरेक्शन में लग रहा होगा, और वेइंग मशीन के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि स्प्रिंग्स वगैरह लगे होते हैं। थोड़ा अब तो डिफरेंट सिस्टम आने लग गए हैं, लेकिन तुम्हें थोड़ा बता सकता हूँ कि हाँ, ये स्प्रिंग्स वगैरह लगे हुए हैं। जब तुम इसके ऊपर चढ़ोगे तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, और स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा, के एक्स इज इक्वल्स टू एम जी, से फिर मैं इसके मास वगैरह बता सकता हूँ। सिस्टम समझ में आ रहा है ना?
काइंड ऑफ ऐसा अच्छा, है। हाँ, तो ये जो मतलब वो नॉर्मल रीडिंग करता है बस। हाँ, ये जो नॉर्मल है वही इसका रीडिंग देगा। तो वेइंग ओके। मशीन गिव्स अस द सॉरी। रीडिंग ऑफ नॉर्मल। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, नॉर्मल का रीडिंग देता है, वो और किसी चीज़ का रीडिंग नहीं देता। आदमी का मास कितना है उसका रीडिंग नहीं देता है, वो नॉर्मल का रीडिंग देता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके बताऊं। अच्छा, तो नॉर्मली तो मास है। इस केस में है लेकिन हर एक केस में नहीं होता है। जैसे कि मान लो मेरे ओके, पास एक हाँ, लिफ्ट एक्सेलरेटेड। है ना, मेरे पास एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रखा हुआ है, और ये आदमी खड़ा है, और ये जो लिफ्ट है ऊपर की डायरेक्शन में ए से एक्सलेट कर रहा है। तो बताओ वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होगा। सबसे पहले तुम ये बताओ, फील करो तुम लिफ्ट के अंदर हो और लिफ्ट अचानक से ऊपर हम्म। की डायरेक्शन में एक्सलेट करना स्टार्ट किया, तो तुम भारी फील करते हो, यस हैवी सर। फील करते हो या लाइट? सर यस सर। सर क्या पहले यस? से भारी हूँ सर, और भारी लगता है। नहीं, फील क्या करते हो? थोड़ा सा हैवी। तो भारी लगता है। थोड़ा सा हैवी लगता है। इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें वेट ज़्यादा दिखाना चाहिए, खुद के जो एक्चुअल वेट है उससे ज़्यादा दिखाना चाहिए। अब क्वेश्चन को करते हैं। नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा mg, और नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, और ये मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ तो ये बॉडी जो है एक्सलेट कर रहा है ऊपर। तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, नॉर्मल माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। सो नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम इंटू जी प्लस ऑफ ए। जी प्लस है। इसे बोला जाता है जी इफेक्टिव। दिस इज कॉल्ड जी इफेक्टिव, जी प्लस ऑफ ए। हाँ, बताया नॉर था सर आपने हाँ, खाने में। ये चीज इस जगह पे यूज हो गया। तो नॉर्मल जो होगा हमारा एन इज इक्वल्स टू एम जी इफेक्टिव। तो इस केस में नॉर्मल बढ़ गया और नॉर्मल का ही रीडिंग मिलेगा यहाँ पे वेइंग मशीन के कारण से। ठीक है क्या? तो किसी किसी जगह पे नॉर्मल न्यूटन के फॉर्म में दे दिया जाता है रीडिंग, या फिर किसी किसी जगह पे केजी के फॉर्म में रीडिंग दिया जा सकता है। तो जो भी रीडिंग आएगा न्यूटन में डिवाइडेड बाय जी करेंगे तो ये तुम्हारा के जी एफ किलो निकलेगा। न्यूटन। KGF। हाँ, किलोग्राम फोर्स। चलो आगे चलते हैं। तो इसी तरीके से अगर लिफ्ट नीचे की डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा हो तो हम लोग नॉर्मल कितना बताएंगे? सर G माइनस ए हो जी जाएगा, जी माइनस ऑफ तो माइनस एम ऑफ जी माइनस ए। एम जी माइनस ऑफ ये हो जाएगा। स्प्रिंग बैलेंस की तरफ चलते हैं। स्प्रिंग बैलेंस तो डायरेक्टली एक स्प्रिंग होता है अंदर, और हार्ड स्प्रिंग होता है जिस तरीके से लगा होता है अंदर, और इसके साथ तुम एक मास को अटैच कर सकते हो, एम ब्लॉक को। और हमें पता है कि स्प्रिंग एक्सटेंड होगा तो इस जगह पे एक स्केल लगा होगा, जैसे नीचे एक्सटेंड होगा तो उसके हिसाब से रीडिंग यहाँ पे मार्क किया होता है, तो मुझे मास पता चल जाएगा। तो दिस इज स्प्रिंग बैलेंस। अब इस ब्लॉक का अगर मैं एफ बनाऊंगा तो नीचे लगेगा एम जी और ऊपर लगेगा टेंशन, और स्प्रिंग बैलेंस पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा टेंशन। हम्म। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या रीडिंग देगा? टेंशन। स्प्रिंग बैलेंस gives the reading of टेंशन। अब जो सर भी एक चीज टेंशन पूछना, होगा, अगर स्प्रिंग बैलेंस का सपोज हमने मान लिया, क्या अगर हमने उसका वेट मान लिया तो सर वो खुद के भी वेट का देगा कि नहीं? कभी भी मानते नहीं है। नहीं, अगर तुमने मान लिया है तो मान लिया वो तो सर। मास वेरिएबल हो जाएगा। जैसे कि एक रस्सी है, तुमने रस्सी को, हैवी रस्सी है, तुमने इसको इस तरह से हैंग कर दिया, तो तुम इस जगह पे टेंशन बता सकते हो, लेकिन पूरे रस्सी में कितना टेंशन है ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लोकेशन पूछा जाएगा कि इस लोकेशन पे टेंशन कितना है, तुम बता सकते हो इस लोकेशन पे टेंशन कितना है, बता ओ। सकते हो। तो अगर तुम्हें रीडिंग निकालना पड़ेगा तो जो एक्सटेंशन होगा इस मास के कारण से अलग खिंचाई होगा, इस मास पे अलग खिंचाई होगा, इस पे अलग होगा एक्सटेंशन। तो इस तरीके से वेरिएबल एक्सटेंशन होगा, जो कि हम लोग पढ़ेंगे किसमें, इलास्टिसिटी में। ठीक है, तो हमारा स्प्रिंग बैलेंस जब भी मतलब होगा तो ऊपर वाला ज्यादा खिंचाएगा हाँ, ऊपर वाला ज्यादा खिंचाएगा, और नीचे नीचे वाला वाला कम। कम खिंचाएगा। तो ये हम लोग वहां पे पढ़ते हैं। स्प्रिंग बैलेंस जितने भी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में
तुम्हें स्प्रिंग बैलेंस का मास नहीं गिवन होगा, और अगर गिवन भी होगा तो स्प्रिंग बैलेंस का मास पूरा का पूरा एक मानना है कि हाँ पॉइंट मास बन गया और नीचे की डायरेक्शन में मुझे लग रहा है। चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि फिर से मैं इसको लिफ्ट के अंदर रख दिया और ये स्प्रिंग बैलेंस है और ये ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलेरेट कर रहा है, तो बताओ रीडिंग क्या होगा? सर mg प्लस ma। हमें पता ही है। तो टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा और टेंशन माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन इज इक्वल्स टू एम इंटू जी प्लस ऑफ ए हो जाएगा। तो टेंशन हमारा रीडिंग है, इधर से जी इफेक्टिव जो हो जाएगा वो जी प्लस ऑफ ए होगा। तो इस तरीके से कोई भी रीडिंग वगैरह दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, ये 37 डिग्री का एंगल है और वेइंग मशीन इस जगह पे अटैच किया गया, लाइट है और इस पूरे सिस्टम को एक्सलरेट कराया जा रहा है इस डायरेक्शन में। इसका भी मास m है, इसका भी मास m है और इसको a से एक्सलरेट कराया जा रहा है। a इज इक्वल्स टू मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा गया फाइंड द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। सॉल्व करो। मास मान लो कि 10 kg है दोनों का। इसका भी मास है सर, इसमें तो टाइम लगेगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इन पूरे सिस्टम को ही एक्सलेट कराया जा रहा है इस वेज के साथ। और पूरे सिस्टम का मास चाहिए सर, या फिर ऐसे करके ऐसे करके एक्सलेट कराया जा रहा है। ओके, थोड़ा सा टाइम देना, एक सेकंड। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन नहीं होगा ना, मतलब ये ऐसा रुका हुआ है ना? नहीं, पूरा सिस्टम है ना ऐसा ऐसा। वो मतलब ब्लॉक रुका हुआ है, मतलब ब्लॉक बोल नहीं, रहा हूँ सर, ये बॉल ये इस तरफ है बॉल ना, नहीं हो रहा ना। ये इसके साथ अटैच्ड है, ये ऐसे करके अटैच्ड है। हम्म, ठीक है, ये अटैच्ड है ऐसे करके, और ये चीज पूरा कार्ट के ऊपर डाल लो, मान लो ये है सिस्टम। चलो सॉल्व करते हैं। देखो इधर सर इसका आगे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो नॉर्मल लग रहा होगा इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और yes, इस पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। और ये एंगल कितना है? 37 है, तो ये एंगल भी 37 होगा। ये एंगल 37 तो ये भी 37, सो दिस एंगल इज 37। नॉर्मल का दो कंपोनेंट आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। इधर आ जाएगा n cos 37 और इस डायरेक्शन में आ जाएगा n sin 37। और इस पे जो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा mg लग रहा होगा, और एक कांटेक्ट इस जगह पे, दो कांटेक्ट है, तो एक नॉर्मल इस तरफ लग रहा होगा जिसका रीडिंग मुझे चाहिए होगा। तो अब अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस कर देता हूँ, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में एक्सलरेट कर रहा है ए से। तो पहले वाई डायरेक्शन में देखता हूँ, वाई डायरेक्शन में क्या नेट फोर्स जीरो है? बिल्कुल। तो n cos 37 will be equals to mg which is 10g, so n is equals to 10g divided by 4/5। ये नॉर्मल आ गया। अब
जो एक्सलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एन आर माइनस ऑफ एन साइन 37 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। मास इज 10 और एक्सलेशन जो है वो 2 है। तो एन आर आ गई इधर से, that is equals to n का वैल्यू 10g इंटू 5/4 इंटू साइन 37 विच इज 3/5 प्लस 20। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? सर मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या करना रहता है, बस एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करना रहता है ना? हाँ बस। अब वो भी एक्स एंड एक्स भी मतलब एक पर्टिकुलर ना, अभी किसके रेस्पेक्ट में एक्स एक्सिस रहेगा? हमेशा मतलब ये ग्राउंड के स्लोप के रेस्पेक्ट, अभी रेस्पेक्ट में या अभी फिर हम लोग, नॉर्मल नहीं नहीं, मतलब बेस के एक्सोलेशन रेस्पेक्ट? एक्सोलेशन जिस डायरेक्शन में होता है वही हमारा एक्स एक्सिस बनता है, और उसका परपेंडिकुलर हमेशा वाई एक्सिस बनता है, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अगर हमारा स्लोप आ गया इस तरीके से तो एक्सोलेशन इस डायरेक्शन में हो और सकता है, किसी तो डायरेक्शन में मतलब नहीं है ना सर? ये हमारा एक्स बनेगा और ये वाई बनेगा। और अगर इक्विलिब्रियम है तो कोई सा भी एक्सिस ले सकते हैं, ये एक्सिस भी ले सकते हैं या फिर ये एक्सिस भी ले सकते हैं, इक्विलिब्रियम होगा तो। अगर नहीं इक्विलिब्रियम है तो हमेशा एक्सेलरेशन को एक्स मानेंगे, उसके परपेंडिकुलर को वाई। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। बाकी हमारा एक कंस्ट्रेंट मोशन बच गया है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और एक सूडो फोर्स देखेंगे। उसके बाद फिर हमारा फ्रिक्शन स्टार्ट होगा।